ये कोई सुलेमान नहीं है, ये सुनील है जो मदरसे में पढ़ाते हैं। इनका नाम सुनील है। वो मुसलमानों के रोजी रोजगार पे वार कर रहे हैं, वो मुसलमानों को कहीं कोई व्यापार न कर सके उस पे वार कर रहे हैं। तो जब खास समुदाय के लोगों को टारगेट करके जब आपको ही मुख्य धारा में जुड़ने नहीं दिया जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके बयान कह रहे हैं, जहां पे मुसलमानों के साथ खड़े होने में विपक्षी पार्टी को भी डर लगता है कि कहीं तथाकथित तौर पर बीजेपी के आईटी सेल में इतनी ताकत उनको नजर आती है कि उनको साबित करने में लग जाएंगे कि ये मुसलमानों के नेता है, ये मुस्लिम है। इन बातों से डरते हैं आज की डेट में विपक्षी पार्टी भी। लेकिन वोट चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो, वोट अंदर से इनसे जरूर चाहिए उनको। ये मोदी जी से गुजारिश कर रहे थे, लेकिन मोदी जी का ही तो राज है, बीजेपी की तो राज यूपी में है, जहां पे 80-20 की राजनीति की जाती है। यानी कि 20 वालों का पैसा क्यों देंगे वो? आप एक हिंदू हैं, और मैं इसलिए बार बार इस बात को जोर दे के कह रहा हूं कि मदरसे की पढ़ाई को बड़े तरीके से बदनाम की जा रही है, खासकर सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा, गोदी मीडिया के चैनल्स के द्वारा। वक्त सब गुजर जाते हैं। हिटलर का बहुत अच्छा वक्त था, गुजर गया ना। मुसोलिनी का बहुत अच्छा वक्त था, गुजर गया ना। एक वक्त ही ऐसा चीज है जिसको कोई जीत नहीं सकता, ये याद रखिएगा। वक्त किसी का गुलाम नहीं हो सकता। खैर, हौसला रखिए आप, और हौसला रखिए आप। देखिए, सब कुछ ठीक होती है। इस तरह से मदरसों को बदनाम करना, आप देखेंगे कि राजनीति की जा रही है कि इसको बंद भी किया जाए। आरोप लगते हैं कि वहाँ पे तो खाली अलग तरीके की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, यानी कि आपके कौम से जुड़ी चीज़ें बताई जाती है, कट्टरपंथी वाली बात बताई जाती है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हिटलर का नाम तो सब जानते हैं, किस तरह से हिटलर ने पूरी ताना बाना ही नफरत के सहारे अपनी राजनीति की बुनी थी। किस तरह से कत्लेआम किया गया था उस वक्त में सब जानते हैं। उसी नफरत की राजनीति करके जो कुर्सी पे बैठ जाते हैं, उनकी एक ही कोशिश होती है कि हमारे मदरसों में 40% हमारे हिंदू भाई बहनें पढ़ाती हैं, और जो है वो सामाजिक विषय पढ़ाती हैं, आधुनिक शिक्षा देते हैं, फिर भी ये सब राजनीतिक स्टैंड है। तो जिस देश में 20 करोड़ जनता भूखे सोती हो, और उस देश में विश्व गुरु बनाने का सपना दिखा दिखा के और नफरत की राजनीति करके सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाई जा सकती है, उस देश को कभी चमकाया नहीं जा सकता। दोस्तों नमस्कार। मुस्लिम और मदरसा, ये दो शब्द ऐसे हैं जिसके इर्द गिर्द आज राजनीति घूम रही है, मुस्लिम और मदरसा। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले, आपका नाम क्या है? सुनील कुमार सिंह। सुनील कुमार, आपने नाम सुना होगा। और मैं बात कर रहा हूं मुस्लिम और मदरसा की। उत्तर प्रदेश से, जिसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ये लोग मदरसे में पढ़ाते हैं। इसमें सुनील जी भी पढ़ाते हैं, अनिल जी भी पढ़ाते हैं, सुधीर जी भी पढ़ाते हैं, अहमद भी पढ़ाते हैं, रफीक भी पढ़ाते हैं। लेकिन राजनीति अगर करनी हो तो मुस्लिम और मदरसा की राजनीति करके जब लोगों को कुर्सी मिल जाती है, तो आज इस देश में करीब करीब 20 करोड़ मुसलमानों के साथ खड़ा होने वाला एक भी नेता नहीं है, मैं कह सकता हूं ऑन कैमरा। इन मुस्लिम्स की वोट सबको चाहिए, लेकिन आज के वक्त में इनके साथ खड़े होने में लोगों को डर लगता है। खैर, यूपी के अंदर में करीब करीब 16,400 से ज्यादा मदरसे हैं। आंकड़ों में समझे तो उसमें से 500-550 से ज्यादा गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांटेड भी है। ये वो लोग हैं जिनको 57 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है मदरसे में। और जब मदरसे की तनख्वाह की बात करूंगा तो लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि इस देश में करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई इतनी महंगी है, उनके माता पिता के पास जॉब नहीं है। जहां पे बहुत सारे ऐसे जगह हैं उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में जहां मदरसों का ही सहारा है, और बहुत तरीके से अफवाह फैलाई जाती है मदरसों के पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो देश की जनता को आज मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये सुनील जी मदरसा में पढ़ाते हैं, और ना ये उर्दू पढ़ाते होंगे ना फारसी पढ़ाते होंगे। हालांकि बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उर्दू और फारसी और अरबी के भी, और बहुत सारे मोहम्मदन्स हैं जो संस्कृत के भी बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। यही भारत की खूबसूरती थी, यही भारत की संप्रभुता है, और यही भारत की धर्मनिरपेक्षता है। खैर, मैं एक एक करके बात करता हूं। सुनील जी, आज आप लोग यहां पे इकट्ठे हुए हैं,
जहाँ अगर मैं गलत नहीं हो तो करीब करीब 15,000 रुपये मानदेय के नाम पे आप लोगों को मिलता होगा, और 3,000 रुपये उसमें स्टेट गवर्नमेंट का था, 12,000 केंद्र सरकार देती थी। ये दोनों ही चीज़ें आज के वक्त में बंद कर दी गई है मदरसों में। और जैसा मैं समझ पाया, करीब करीब 57 महीने से आप लोगों को कोई पैसा नहीं मिला जी। तो 57 महीने का मतलब इस महंगाई के दौर में आप लोग किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, सरकार क्या कह रही है, कुछ उम्मीद लग रहा है कुछ? सरकार तो आश्वासन दे रही है, वो आश्वासन से हमारा पेट भर रही है, क्योंकि आश्वासन से पेट भरता नहीं है। अभी तक हमारे पास जो भी हमारे टीचर हमारे मदरसों में आधुनिक विषय पढ़ाते हैं, जो भी इस योजना में है, वो पार्ट टाइम जॉब करके स्कूल के बाद से कोई ट्यूशन पढ़ा के, कोई ऑटो रिक्शा चला के, कोई सब्जी की दुकान शाम में लगा लेता है, कोई छोटा मोटा दुकान कोई पार्ट टाइम का, जैसे कंप्यूटर हुआ, कुछ और हुआ, वो लोग शाम के समय कर लेते थे। आप एक मैं नहीं वो तो मैं समझ गया, आप एक हिंदू हैं, और मैं इसलिए बार बार इस बात को जोड़ दे के कह रहा हूँ कि मदरसे की पढ़ाई को बड़े तरीके से बदनाम की जा रही है, खासकर सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा, गोदी मीडिया के चैनल्स के द्वारा। आप हिंदू होकर मदरसे में पढ़ाते हैं, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम इंग्लिश पढ़ाते हैं और मैथ पढ़ाते हैं। इंग्लिश और मैथ पढ़ाते हैं। तो ये जो 1993 में मदरसा आधुनिकीकरण की जो बात अटल बिहारी टाइम में शुरू हुई थी मेरे ख्याल से, तो जब आप उसमें हिंदू टीचर्स होते हैं तो उसमें हिंदू टीचर्स क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं नॉर्मली? जैसे हिंदू सब्जेक्ट मैं तो उर्दू ही पढ़ाता हूँ, मुझे उर्दू भी आता है, लेकिन यह है कि बाकी लोग मॉडर्न विषय ही पढ़ाते हैं। मॉडल विषय ही पढ़ाते हैं। जी। कोई हम भी मदरसे में आके ही उर्दू सीखे हैं, उसके पहले हमको भी उर्दू नहीं आती थी। जब हम 2007 में हम मदरसे में आए हैं, उसके बाद से 1-2 साल में हम उर्दू सीख गए थे। आप कहाँ से आए? जी मैं वाराणसी से, अरशद अहमद। अच्छा, आप क्या पढ़ाते हैं उसमें? जी मैं मैथ पढ़ाता हूँ। लेकिन मेरा आपसे सवाल थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि जिस तरह से मदरसे को बदनाम किया जा रहा है, इस देश में करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिस देश में 20 करोड़ जनता, अगर आंकड़ों की सिर्फ बात करूं तो एक समय भूखे सोती है, यानी कि रात को खाना नहीं मिलता आप उनको, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई ऐसी जगह पे, जैसे मदरसा जैसी जगह है जहाँ पे शिक्षा बहुत ही नॉमिनल पैसे में मिल जाती है या ना के बराबर में मिल जाती है, फ्री मिल जाती है। मेरा सवाल सुनिएगा, ये फ्री मिल जाती है, उस वक्त में इस तरह से मदरसों को बदनाम करना, आप देखेंगे कि राजनीति की जा रही है कि इसको बंद भी किया जाए। आरोप लगते हैं कि वहाँ पे तो खाली अलग तरीके की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, यानी कि आपके कौम से जुड़ी चीज़ें बताई जाती है, कट्टरपंथी वाली बात बताई जाती है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए ये एक राजनीतिक मुद्दा है, इसे अपनी राजनीतिक सीख रहे हैं। लगभग 57 महीने से आधुनिक शिक्षकों के पेमेंट रुका है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा, और अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी जी से यही आग्रह करना चाहूँगा कि जो 57 महीने से आधुनिक शिक्षकों का पेमेंट रुका है, उसे जल्द से जल्द पूरा करने का काम करें। अन्यथा अगर नहीं करती हैं तो हम लोग इससे बड़ी से बड़ी धरना पर बैठने का काम करेंगे। शायद इन लोगों को पता नहीं है, मुझे नहीं पता ये लोग स्टडी करते हैं या नहीं करते हैं। सरकार के पास फंड बिल्कुल नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए फंड नहीं है, आप ये मान के चलिए। सरकार का खजाना खाली पड़ा है, क्योंकि मित्रों के जो लोन माफ़ किए गए 12.5 लाख करोड़ इन 8 सालों में, वो पैसे किसके थे? आम जनता के तो थे। 7 लाख करोड़ से का फर्जी 12 बैंक से हो जाता है। ये आरबीआई का डेटा है, ये मेरा डेटा नहीं है। वो पैसे किसके थे? आम जनता के ही तो थे। मैं आपसे जानने की, क्या नाम है आपका? फैयाज अली। फैयाज साहब, सरकार तो ये मोदी जी से गुजारिश कर रहे थे, लेकिन मोदी जी का ही तो राज है, बीजेपी की तो राज यूपी में है, जहाँ पे 80-20 की राजनीति की जाती है। यानी कि 20 वालों का पैसा क्यों देंगे वो? इसलिए देंगे कि मदरसा टीचर मदरसे में जाके काम करते हैं, आधुनिक शिक्षा बच्चों को देते हैं। आप अभी बता रहे थे शिक्षा देने की बात, मैं भी खुद एक मदरसा शिक्षक हूँ। मदरसा शिक्षक, आधुनिक शिक्षा, साइंस, गणित, मैथ। क्या हो गया कि हम लोग मदरसा शिक्षक हैं, मैं 2011 से काम करता हूँ, मेरी तरह बहुत से टीचर काम करते हैं। 27,000 या 28,000 उत्तर प्रदेश में टीचर हैं। 2017 से लेकर 2020 तक का इनका पैसा गायब कर दिया गया। 57 महीनों की डिमांड की जा रही है। तो लेकिन ये 80-20 की राजनीति हो रही है यहाँ पे। उनको ये नहीं पता कि मदरसा आधुनिक शिक्षक जो हैं वो मदरसे में आधुनिक शिक्षा देते हैं। बस राजनीति के चक्कर में हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। एक बार बताइए, देश के मुसलमानों का खासकर इस वक्त में ये हाल कर दिया गया है कि कोई भी मंत्री, कोई भी नेता, चाहे अपोजिशन पार्टी का ही क्यों ना हो, उसको वोट जरूर चाहिए, लेकिन आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता आके। वो डर लगता है उसको। ऐसा क्यों?
जैसे 2022 में भी हुआ, सब लोगों ने इकट्ठा होकर वोट दिया, लेकिन हमारी आवाज़ कोई उठा नहीं रहा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत अगर उत्तर प्रदेश में 28,000 टीचर है ना, तो उसमें 15 से 16,000 टीचर नॉन मुस्लिम हैं। पता ही नहीं है, सिर्फ मदरसे के नाम पे शोषण किया जा रहा है। हमारी तो सरकार से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इन टीचर्स का बकाया मानदेय रिलीज़ किया जाए, ताकि इनको, जैसे सर ने बताया कि कुछ टीचर कोचिंग करते हैं, कुछ टीचर कंप्यूटर सेंटर में जाके पढ़ाते हैं, क्योंकि जब सैलरी नहीं मिल रही तो क्या करेंगे। कुछ टीचर ठेली लगा के अपना गुजारा करते हैं, कुछ टीचर मजदूरी करके करते हैं, तो कहीं ना कहीं शोषण किया जा रहा है। सवाल यह है कि इस देश में शिक्षा का व्यापारीकरण इस तरीके से कर दिया गया है कि एक, मैं कह सकता हूं कि निम्न वर्गीय छोड़ दीजिए, मध्यम वर्गीय लोगों के बच्चे कहां पढ़ेंगे आज के डेट में, और जिनकी रोजी रोजगार खत्म हो चुकी है, जो व्यापार करते थे तो वो व्यापार खत्म हो चुका है। उस दौर में जहां पे करोड़ों बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे, उनको शिक्षा मिल ही नहीं सकता क्योंकि उनके माता पिता के पास पैसे नहीं है, बाल मजदूरी बढ़ेगी। उस वक्त में मदरसे में जाके हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, मोहम्मडन्स के भी बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग सभी जाति के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे। लेकिन सिर्फ राजनीति के चक्कर में और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में, ये सुनील जी खड़े हैं मेरे साथ, ये कोई सुलेमान नहीं है, ये सुनील हैं जो मदरसे में पढ़ाते हैं। इनका नाम सुनील है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सुलेमान नहीं है। इसी तरह उस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे अनिल, सुनील, कोई भी हो सकता है, फयाज हो सकता है, रफीक हो सकता है, जैसे मैंने बताया। यानी कि बच्चों में आप अगर राजनीति ढूंढते हैं उनके पढ़ाई लिखाई में भी, तो बहुत ही शर्म की बात है इस देश के लिए। जिस देश में शिक्षा एक अहम चीज होना चाहिए, जिससे देश का तरक्की होता है, लेकिन उस शिक्षा को भी नेस्त नाबूद किया जा रहा है अपने राजनीतिक फायदे के लिए। इनका तो भविष्य खत्म ही होगा, इनका तो भविष्य खत्म हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए उन करोड़ों बच्चों का भविष्य क्या होगा। और शायद यही वजह है कि मौजूदा सरकार चाहती है कि इनके बच्चे हों, सुनील के बच्चे हों या सुलेमान के बच्चे हों। अगर सुनील के बच्चे पढ़ गए तो वो भी सवाल पूछेगा, और सुलेमान के बच्चा पढ़ गया तो वो भी सवाल पूछेगा। और यही वजह है कि अशिक्षित रखना ही जैसा एक मकसद नजर आ रहा है इस देश में। क्या लगता है कि आपको मदरसा को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, पैसे सरकार आपको दे नहीं रही है, केंद्र सरकार, वो क्यों देगी पैसे आपको? अगर होता भी तो शायद मुझे लगता है कि देगी नहीं आज के वक्त में। देखिए सर, मैं आपका जो सवाल है उसे भी करेक्ट कर दूं। अभी जो मदरसे के अंदर जो जांच चल रही है, उसमें इस चीज़ की जांच चल रही है, जो मदरसे मॉडर्नाइजेशन नहीं है, सेल्फ अपने बेस पर मैनेजमेंट कमेटी चला रही है। गवर्नमेंट का कहना ये है कि इनको हम मॉडर्नाइजेशन में लेकर के आएंगे, जिससे कि अरबी फारसी उससे निकल के मुख्य धारा में आए। जो हमारा अपॉइंटमेंट है वो गवर्नमेंट की तरफ से मुख्य धारा में जोड़ने के लिए है बच्चों को। जब हम मॉडर्नाइजेशन का अपॉइंटमेंट किया तो वो हमें सैलरी क्यों नहीं दे रही? तो ये जो सवाल है इनका, जो सरकार मुद्दा उठा रही है, यहाँ पर खारिज होता है। अगर और भी वो मॉडर्नाइजेशन करेगी, काफ़ी बड़ी तादाद में मदरसे चल रहे हैं। अब एक मिनट रुकूंगा मैं आपको, बड़ा एक अहम बात आपने कही है कि कोशिश ये है कि मुख्य धारा में जोड़ने की, लेकिन मौजूदा सरकार के कई मंत्री का मैं नाम ले सकता हूं, लेकिन उनका जो बयान आपको मैं बताऊंगा तो पहचान जाएंगे आप। वो मुसलमानों के रोजी रोजगार पे वार कर रहे हैं, वो मुसलमानों को कहीं कोई व्यापार न कर सके उस पर वार कर रहे हैं। तो जब एक खास समुदाय के लोगों को टारगेट करके जब आपको ही मुख्य धारा में जुड़ने नहीं दिया जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके बयान कह रहे हैं, उस वक्त में वो कैसे चाहेंगे कि वो बच्चा आपका आके और मुख्य धारा से जुड़े? जब आप गार्जियन को ही वो मुख्य धारा से अलग कर रहा है, तो आपको कैसे मुख्य धारा में आने देगा, वो भी बताइए मुझे। देखिए, मेनली क्या है कि सरकार के एक एजेंडे पर काम हो रहा है। एजेंडा ये है कि एक माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ये जो पॉलिटिक्स है, अगर सपोज़ करिए जिस तरीके से अभी पीछे बयान दिया है जो एक लीडर हैं बीजेपी के, अगर इस तरीके से होगा तो देश का क्या होगा? डिवाइडेशन हो जाएगा। जब देश का डिवाइडेशन होगा तो कहाँ जाएगा देश? शिक्षा को तो हमें लाना पड़ेगा आगे, मगर शिक्षा के डेवलप कहाँ हो पाएगा? और उनका मकसद ये है कि अगर ये शिक्षित हो गए देश के लोग, तो फिर ये समझ जाएंगे पॉलिटिक्स को कि पॉलिटिक्स किस चीज़ पर हो रही है। उनको अशिक्षित रखना ही इनका मकसद हो रहा है। लेकिन हमारा सवाल ये है सर कि हमसे जब वो काम ले रहे हैं अपनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जैसा वो चाह रहे हैं, जब हमसे काम ले रहे हैं, तो हमारी जो सैलरी है, जो तनख्वाह है 57 महीने से हमें दें। और उसके बाद में अगर उनका ये है कि हम मॉडर्नाइजेशन नहीं लाना चाह रहे, ख़त्म करना चाह रहे हैं, 57 महीने से जो काम लिया है, एक मज़दूर किसी के यहाँ पर कार्य करता है तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि उसको जो मजदूरी है वो दी जाए। तो हमें 57 महीने का पैसा दे, उसके बाद में ख़त्म करें, हम एग्री हैं इस चीज़ पर भी।
भारत की जनता पढ़ी लिखी है और जनता समझदार भी है। जनता जानती है कि किस तरह से हिटलर, जर्मनी, मुसोलिनी, इटली किस तरह से नफरत की राजनीति करके चंद साल तक तो वो सत्ता में काबिज हुआ। जनता बरगला भी गई थी, जनता को समझ जब तक आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन वो देश को किस तरह से बर्बाद किया गया नफरत की राजनीति कर करके। खासकर हिटलर का नाम तो सब जानते हैं, किस तरह से हिटलर ने पूरी ताना बाना ही नफरत के सहारे अपनी राजनीति की बुनी थी, किस तरह से कत्लेआम किया गया था उस वक्त में सब जानते हैं। उसी नफरत की राजनीति करके जो कुर्सी पे बैठ जाते हैं उनकी एक ही कोशिश होती है कि उसी नफरत का सहारा ले लेकर ये कुर्सी पर बरकरार रहे। लेकिन देश जिस बर्बादी की तरफ जा रहा है, चाहे आज भारत की किसी भी आंकड़ों को उठा के आप देख लीजिए, 121 देशों में 107 नंबर पे भारत भुखमरी में आ चुका है। भारत की मीडिया 150 देशों में 180 देशों में 150 नंबर पे, इसलिए तो गोदी मीडिया हुई है। तो जिस देश में 20 करोड़ जनता भूखे सोती हो और उस देश में विश्व गुरु बनाने का सपना दिखा दिखा के और नफरत की राजनीति करके सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाई जा सकती है, उस देश को कभी चमकाया नहीं जा सकता। सिकंदर जी, एक बात बताइए, मेरा सवाल वही है कि जिस देश में 80-20 की राजनीति होती हो, उस देश में 20% लोगों के साथ, यानी कि एक खास समुदाय में मुसलमान खुले तौर पे बता रहा हूँ, उसके साथ कोई खड़ा होने को राजी नहीं है, कोई भी नेता हो। देखिए, मुसलमानों को केवल राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है। मदरसों को जो केवल जो है कहीं कोई क्या कह रहा है, कहीं कोई क्या कह रहा है, जबकि हमारे मदरसों में 40% हमारे हिंदू भाई बहनें पढ़ाती हैं और जो है वो सामाजिक विषय पढ़ाती हैं, आधुनिक शिक्षा देते हैं। फिर भी ये सब राजनीतिक स्टैंड है, इसको मैं नहीं मानता हूँ, ये केवल राजनीतिक स्टैंड है। सब हिंदू, हम पहले भी कहें आज भी कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। वो भाई भाई रहने नहीं देना चाहते ना, वो भाई भाई नहीं रहने देना चाहते हैं, वो केवल उनका अखबार में चल रहा है। और जो उनके जो अंदर इधर उधर के लोग हैं, जो इधर उधर सब गिरे पड़े लोग, वही सब खुराफात करते हैं। मगर हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम ये सब नेक है, अच्छा है, सब साथ में रहते हैं। ये केवल अखबारों में सबको लड़वाया जाता है, राजनीति इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज हम जंतर मंतर पर आए हैं, 5 साल हो गए, हम लोगों का जो है केंद्रांश बकाया है। माननीय मोदी जी से कहना चाहते हैं, माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी से कहना चाहते हैं, आज जो ये हालत है हमारी, कोई बात नहीं, धैर्य रखिए। देखिए, वक्त सब गुजर जाते हैं। हिटलर का बहुत अच्छा वक्त था, गुजर गया ना। मुसोलिनी का बहुत अच्छा वक्त था, गुजर गया ना। एक वक्त ही ऐसा चीज है जिसको कोई जीत नहीं सकता, ये याद रखिएगा। वक्त किसी का गुलाम नहीं हो सकता। खैर, हौसला रखिए आप, और हौसला रखिए आप। देखिए, सब कुछ ठीक होती है, ऐसा कोई वक्त नहीं है जो थम जाता है। वक्त अच्छा हो बुरा हो, गुजरता जरूर है, ठीक है। देख रहे हैं आप किस तरह से परेशान हैं, और मैं इनसे क्या सवाल करूं। लेकिन बड़े ही ताज्जुब की बात है, सबसे बड़ा एक अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमान, 20% वोट सबको चाहिए। लेकिन आज का वक्त और आज का दौर फिर वही मैं कहूँगा बना दिया गया है, जहाँ पे मुसलमानों के साथ खड़े होने में विपक्षी पार्टी को भी डर लगता है कि कहीं तथाकथित तौर पर बीजेपी के आईटी सेल में इतनी ताकत उनको नजर आती है कि उनको साबित करने में लग जाएंगे कि ये मुसलमानों के नेता है, ये मुस्लिम है। इन बातों से डरते हैं आज की डेट में विपक्षी पार्टी भी। लेकिन वोट, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो, वोट अंदर से इनसे जरूर चाहिए उनको। वो चाहेंगे कि एक तरफा वोट एक किसी खास के लिए करे। खैर, मैं तो यही कहता हूं हर वक्त, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका भी है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। नमस्कार।